राघव चड्ढा एक जेन्युइन लीडर है? आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। शुरुआत में तो राघव ना जनता के लिए कोई बड़ा चेहरा थे और ना ही कोई फ्रंट लाइन लीडर। कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए? अगर वो जनता के हित में बोल रहे थे तो उनकी ही पार्टी ने उन्हें बोलने से क्यों रोका? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। वहीं राघव चड्ढा कुछ ही सालों में वॉलंटियर से स्पोक्स पर्सन, फिर एमएलए और फिर सीधे राज्यसभा, वो भी महज 33 साल की उम्र में। वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज ना हो। इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते। राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ते हैं और भारी मतों से जीत दर्ज करते हैं। राघव चड्ढा who just won from the Rajendra Nagar seat as well. उन्होंने पूछा, जब हम डेटा पैक के लिए पैसे देते हैं तो अनयूज्ड डेटा एक्सपायर क्यों होता है? डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज्ड डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर लीक जैसे सेंसिटिव इश्यू को भी उठाया। युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है जो है इंडियन पेपर लीक। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो देश के लिए कहीं ज्यादा बड़े और इम्पैक्टफुल थे, लेकिन उन पर राघव की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं दी। आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। जबकि बेरोजगारी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अरेस्टेस, ये मुद्दे अनकंफर्टेबल हैं, रिस्की हैं और इन पर बोलने पर राघव शायद पॉलिटिकल वर्ल्ड में विलन बन सकते थे। राघव चड्ढा एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिशियन है और वो धीरे धीरे अपने खुद का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी और देश के बहुत लोगों का कहना है। संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते। 31 मार्च 2026 को राघव चड्ढा पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और एक ऐसी डिमांड रखते हैं जो शायद बहुत कम नेताओं ने कभी सोची होगी। वो कहते हैं भारत में पैटर्निटी लीव को लीगल बनाया जाए। जिस तरह मैटरनिटी लीव एक लीगल राइट है, उसी तरह एक बाप को भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चे के पहले दिनों में उसके साथ रह सके। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। सुनने में ये एक प्रोग्रेसिव, थॉटफुल डिमांड लगती है और जनता के एक बड़े हिस्से ने इसका स्वागत भी किया। लेकिन उस स्पीच के कुछ ही समय बाद आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में अपील करके उनके बोलने पर रोक लगवा दी और धीरे धीरे पार्टी के अंदर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब सवाल ये नहीं कि पैटर्निटी लीव सही डिमांड है या गलत, सवाल ये है अगर वो जनता के हित में बोल रहे थे तो उनकी ही पार्टी ने उन्हें बोलने से क्यों रोका? क्या राघव चड्ढा पार्टी के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे? पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो? या फिर वो सच में ऐसे सवाल उठा रहे थे जो शायद पार्टीज के लिए अनकंफर्टेबल थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा एक जेन्युइन लीडर है जो आम आदमी पार्टी की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, या फिर एक परफेक्टली डिजाइन्ड पॉलिटिकल ब्रांड जो जनता के नाम पर अपना खुद का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि राघव चड्ढा असल में है कौन और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। राघव चड्ढा की कहानी किसी टिपिकल पॉलिटिशियन वाली नहीं है। राघव चड्ढा का बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बीता। ना कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड, ना बचपन से रैलीज और ना कोई पोस्टरबाजी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर चार्टर अकाउंटेंट बने और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। मतलब ऑन पेपर राघव चड्ढा ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं देखा बल्कि उसके अंदर घुसकर समझा है। साल 2010 तक तो राघव की जिंदगी एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास प्रोफेशनल जैसी ही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में असली टर्न आता है 2011-12 के उस दौर में, जब देश में करप्शन के खिलाफ गुस्सा अपने पीक पर था। अन्ना हजारे का मूवमेंट, सड़कों पर लाखों लोग, और उसी दौरान जनता के बीच एक नाम जो तेजी से उभर रहा था वो था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बहुत कम समय में ही लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और मानो तो यही वो शख्स थे जिन्होंने राघव चड्ढा को एक अकाउंटेंट से पॉलिटिशियन बनने की और मोटिवेट किया। शुरुआत में तो राघव ना जनता के लिए कोई बड़ा चेहरा थे और ना ही कोई फ्रंट लाइन लीडर, लेकिन जब दिल्ली लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग हुई तो राघव ने अपनी पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस का ऐसा प्रदर्शन किया कि वो एक आम वॉलंटियर से आम आदमी पार्टी के भरोसेमंद चेहरे में गिने जाने लगे। इसके बाद उन्हें एंट्री मिलती है टीवी डिबेट्स में।
और यहाँ पर राघव ने एक ऐसी पहचान बनाई जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती थी। जहाँ बाकी लोग डिबेट्स में चिल्लाते थे, वहाँ राघव चड्ढा नंबर्स और लॉजिक के साथ बात करते थे। और शायद इसी वजह से पार्टी ने उन्हें सिर्फ स्पोक पर्सन नहीं बल्कि एक पोस्टर बॉय बना दिया। फिर आया साल 2020। राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ते हैं और भारी मतों से जीत दर्ज करते हैं। इस जीत के साथ ही उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। मतलब अब वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे बल्कि साथ में सिस्टम को भी चला रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साल 2022 में राघव चड्ढा महज 33 साल की उम्र में राज्यसभा पहुंच जाते हैं और जनता के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनते हैं जो यंग है, आर्टिकुलेट है, अंग्रेजी और हिंदी पर अच्छी पकड़ रखता है और मीडिया फ्रेंडली भी है। मतलब एक परफेक्ट मॉडर्न पॉलिटिशियन का आइकॉन। ऑन पेपर तो सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा था। एक पढ़ा लिखा यंग लड़का जो सिस्टम समझ के पॉलिटिक्स में आता है और तेजी से ऊपर उठता है। लेकिन राजनीति में प्रॉब्लम्स तो तब नहीं शुरू होती जब आप ऊपर उठते हैं, बल्कि प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आप बहुत जल्दी ऊपर उठ जाते हैं। अगर हम राघव चड्ढा के करियर को ध्यान से देखें तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या उनकी ये ग्रोथ थोड़ी ज्यादा ही स्मूथ नहीं थी? सोचिए, एक तरफ जहाँ लाखों लोग सालों तक पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करते रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और पहचान बनाने में ही उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है, वहीं राघव चड्ढा कुछ ही सालों में वॉलंटियर से स्पोक्स पर्सन, फिर एमएलए और फिर सीधे राज्यसभा, वो भी महज 33 साल की उम्र में। क्या ये एक्सकेलेशन थोड़ा ज्यादा ही स्मूथ नहीं लगता? लेकिन सोचने वाली बात ये है, क्या इस सडन एक्सेलेरेशन के पीछे सिर्फ राघव का टैलेंट था या कुछ और भी? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं पॉलिटिक्स में ग्रोथ कभी लीनियर नहीं होती। यहाँ हर कदम पर फ्रिक्शन होता है, ऑपोजिशन होता है और इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। लेकिन राघव चड्ढा का ग्राफ इन सारे फैक्टर्स को बाईपास करता हुआ स्मूथ दिखता है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ी वजह रही वो थी अरविंद केजरीवाल का भरोसा। केजरीवाल ने राघव पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें पंजाब इलेक्शन जैसे बड़े कैंपेन की जिम्मेदारी दी, जहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। और उस जीत में राघव के कंट्रीब्यूशन को पार्टी ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया। इसी के बाद राघव की इमेज और स्ट्रॉन्ग हो गई और अब केजरीवाल के करीबी सर्कल में उनका भी नाम लिया जाने लगा। लेकिन इसी बीच राघव के लिए एक शटल शिफ्ट भी शुरू हो रहा था, जो उस वक्त शायद किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हो उतनी ही जल्दी आप सबकी नजर में भी आ जाते हो। और पॉलिटिक्स में तो विजिबल होना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। यही रिस्क सामने आया 2023 में। साल 2023 में राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप ये था कि उन्होंने बिना परमिशन के कुछ एमपीज के नाम एक प्रपोजल में शामिल कर दिए। राघव चड्ढा ने जैसे तैसे करके इन आरोपों को खारिज कर दिया और सस्पेंशन इवेंचुअली हटा भी। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने उनकी क्लीन इमेज पर पहली बार एक विजिबल डेंट डाल दी और इसके बाद से कुछ चीजें धीरे धीरे बदलती गईं। वो इवेंट्स जहां पहले राघव फ्रंट लाइन में दिखते थे, वहां अब उनकी प्रेजेंस कम होने लगी। कुछ बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में जहां पूरी पार्टी एक साथ खड़ी दिखती थी, वहां राघव चड्ढा मिसिंग दिखने लगे। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि पार्टी लीडरशिप उनके स्टैंड से पूरी तरह खुश नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए, जब अरविंद केजरीवाल को लीकर स्कैम केस में अरेस्ट किया गया, तब पूरी पार्टी ओपनली उनके सपोर्ट में खड़ी दिखी। लेकिन राघव चड्ढा की रिएक्शन काफ़ी डिलेड थी और पॉलिटिक्स में साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। यहीं से स्पेकुलेशन शुरू हुआ, क्या राघव चड्ढा पार्टी लाइन से थोड़ा हट रहे थे? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पार्टी लीडरशिप को लगने लगा था कि राघव अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी जो पार्टी से थोड़ी अलग दिखे। अब ये राघव की एम्बिशन थी या एक डिजायर्ड इंडिपेंडेंस, ये आज भी क्लियर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, यहीं से उनका पार्टी के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया और शायद यही वजह है कि 31 मार्च 2026 की उनकी स्पीच पैटर्निटी लीव की डिमांड पार्टी के लिए आखिरी स्ट्रो बन गई। अगर हम राघव चड्ढा की पॉलिटिकल जर्नी को साइड में रखकर सिर्फ उनके पार्लियामेंट के एक्शन देखें तो पिक्चर काफ़ी अलग नजर आती है, क्योंकि पार्लियामेंट में राघव ने उन मुद्दों पर सवाल उठाए जिन पर ज़्यादातर नेता बात ही नहीं कर सकते। वो बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाता। उन्होंने पूछा, जब हम डेटा पैक के लिए पैसे देते हैं
तो अनयूज्ड डेटा एक्सपायर क्यों होता है? लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज्ड डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उन्होंने सवाल किया, बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर जो चार्ज लगते हैं क्या वो फेयर है? नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। उन्होंने डिमांड रखी एयरपोर्ट पर मिलने वाले खाने की कीमतों पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। लेकिन इन सब के अलावा भी शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सिर्फ मिडिल क्लास की ही बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन लोगों की भी आवाज उठा रहे थे जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज, जिन पर 10 मिनट में डिलीवरी करने का प्रेशर होता है। इस चीज पर बोलते हुए राघव चड्ढा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। फिर बात आती है हेल्थ केयर की, जहां उन्होंने डिमांड रखी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी नहीं बेसिक नेसेसिटी है। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं, ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर लीक जैसे सेंसिटिव इश्यू को भी उठाया, जहां लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर स्टेक पर होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस पूरे सिस्टम में माफिया का रोल है या सिस्टम की कोई बड़ी चूक? युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीक। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा यूजीसी नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो राघव चड्ढा एक ऐसे लीडर लगते हैं जो जेन्युइनली आम आदमी के लिए इशू उठा रहे हैं, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ बड़े पॉलिटिकल टॉपिक्स नहीं बल्कि रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स पर भी बात कर रहा है। और शायद इसी वजह से धीरे धीरे उनकी एक इमेज बननी शुरू हुई, पीपल सेंट्रिक पॉलिटिशियन, एक ऐसा नेता जो डेटा और लॉजिक के साथ सीधे जनता के इश्यूज को पार्लियामेंट तक ले जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी फिर से पलटती है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये मुद्दे उठाए या नहीं, सवाल ये है क्यों उठाए। क्या ये जेन्युइनली लोगों के लिए था या एक ऐसी इमेज बनाने के लिए जो बाकी नेताओं से अलग दिखे? आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और राघव चड्ढा की कहानी में भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका पीपल सेंट्रिक साइड, क्योंकि जहां एक तरफ वो डेटा पैक्स, एयरपोर्ट प्राइजेस और डिलीवरी बॉयज जैसे मुद्दे उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो देश के लिए कहीं ज़्यादा बड़े और इम्पैक्टफुल थे, लेकिन उन पर राघव की आवाज़ लगभग सुना ही नहीं दी। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, देश में लाखों युवा डिग्री लेकर बैठे हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं, ये पूरी जनरेशन का क्राइसिस है। लेकिन इस लेवल पर राघव चड्ढा की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग देखने को ही नहीं मिली। फिर आता है पंजाब का फाइनेंशियल क्राइसिस, हजारों करोड़ रुपए के पेंडिंग फंड्स, जीएसटी कंपनसेशन की भारी कमी, फ्लड रिलीफ के पेंडिंग पेमेंट्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर लाखों लोगों की जिंदगी इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर भी उनकी आवाज़ इतनी एग्रेसिवली सामने नहीं आई। फिर आती है हेल्थ केयर सिस्टम की रियलिटी, जहाँ इंश्योरेंस होने के बावजूद कैशलेस ट्रीटमेंट डिनाई हो जाता है, रिम्बर्समेंट महीनों तक अटके रहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिसी की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। लेकिन इस सिस्टम लेवल फेलियर पर उनकी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग नहीं दिखाई दी। और सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल। देश में बार बार ये डिबेट उठती है कि क्या एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रेशर के लिए हो रहा है, और आयरनी ये है इसी कंट्रोवर्सी में उनकी अपनी पार्टी के लीडर्स भी घिरे हुए थे। लेकिन इस पूरे इशू पर राघव चड्ढा का स्टैंड काफ़ी लिमिटेड और डिलेड दिखा। अब ये कोइंसिडेंस है या कॉन्शियस चॉइस? क्योंकि पॉलिटिक्स में आप क्या बोलते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप क्या नहीं बोलते। अब इन सब चीज़ों में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, डेटा पैक्स, एयरपोर्ट प्राइस, डिलीवरी बॉयज़, पैटर्निटी लीव, ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन ये पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं करते। जबकि बेरोजगारी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अरेस्टेस, ये मुद्दे अनकंफर्टेबल हैं, रिस्की हैं, और इन पर बोलने पर राघव शायद पॉलिटिकल वर्ल्ड में विलन बन सकते थे। तो क्या राघव चड्ढा ने कॉन्शियसली वही मुद्दे चुने जो जनता को कनेक्ट करें लेकिन पॉलिटिकल रिस्क ना हो? क्या ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी जिससे कि राघव पॉपुलर भी बन जाएं और सिस्टम से सीधा टकराव भी अवॉइड कर पाएं? या फिर ये बस उनका एक अलग अप्रोच था जो किसी बड़े डिज़ाइन का हिस्सा नहीं
बल्कि जेन्युइनली बिलीव था। यहीं पर राघव चड्ढा की कहानी एक सिंपल नैरेटिव से निकलकर एक कॉम्प्लेक्स पजल बन जाती है। एक तरफ वो नेता जो आम आदमी की बात करता है, दूसरी तरफ वो साइलेंस जो कुछ बड़े सवाल पीछे छोड़ जाता है। राघव चड्ढा की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की स्टोरी नहीं है, ये उस नई पॉलिटिक्स की कहानी है जहां इमेज और इंटेंशन के बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है। एक तरफ एक पढ़ा लिखा आर्टिकुलेट नेता जो डेटा और लॉजिक के साथ आम आदमी के मुद्दे उठाता है, और दूसरी तरफ वही नेता जिसकी रैपिड राइज, सिलेक्टिव साइलेंस और चेंजिंग इक्वेशंस कई सवाल खड़े करती है। अब सवाल आपसे है, क्या राघव चड्ढा आम आदमी के लिए एक जेन्युइन वॉइस है या एक केयरफुली बिल्ड पॉलिटिकल ब्रांड जो जनता के नाम पर अपनी अलग आइडेंटिटी की राजनीति कर रहा है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।